जनाब अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ नासिर इकबाल और आप मेरा शो देख रहे हैं, नासिर इकबाल फ्रॉम डोर टू डोर, अंदर कुछ तो बाहर कुछ और। तो जनाब आज मैं आपको लेके आया हूँ कहाँ पे, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि डैलस, यानी मैं टेक्सास में रहता हूँ, इसका मशहूर शहर है डैलस। तो डैलस के जो प्रोमिनेंट लोग हैं, जो मज़ेदार लोग हैं, उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, आपको दिखाऊंगा उनके घर, उनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका, करते क्या हैं, रहते कैसे हैं, फारिग टाइम कैसे गुजारते हैं। तो सबसे पहले जनाब अली आपकी मुलाकात करवाते हैं। इंतहाई क्रिएटिव आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, शो बिज से रिलेटेड है, गाना गाते हैं, बिजनेस करते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं, और बड़े ही शानदार मिजाज वाले। रेडियो में इनका सुपर हिट एक करेक्टर था पोलेशा, उन्होंने वो भी किया, और इसके अलावा स्टेज पे और टेलीविज़न पे हर जगह पे जो है इन लोगों ने इन्होंने परफॉर्म किया इन्होंने, और अपना लोहा मनवाया। भाईजान एवं गेम नहीं पैंदी, कम करना पैंदा है। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब अब्बास राजा। लोगों की गेम्स जो हैं वो वॉच करते हैं टीवी पे, बास्केटबॉल, फुटबॉल और ऑल दैट। आजकल मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा ख्याल है रोज के 2 घंटे सिर्फ एआई पे रिसर्च करता हूँ। ये जनाब अब्बास राजा साहब के घर है, बाहर वाला ये हिस्सा है। और इस गली में आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे ये एंट्री है लंबी सी, और यहाँ पे ये एक घर वो है, ये इनका नहीं है, ये वाला राजा साहब का घर है, और ये राजा साहब की बेगम की गाड़ी है। तो आइए चलते हैं, ज़रा देखते हैं कि राजा साहब क्या कर रहे हैं। आइए आपसे मुलाकात करो। अरे अस्सलाम वालेकुम नाज़िर जनाब, खैरियत से आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। या माशाल्लाह सर, आइए वाह प्लीज। वाह। तो जनाब अब्बास राजा साहब, पूरा तारुफ अभी करवाना है आपसे। ये हाली तो शुरू है बाबू जी, आगे देखो क्या बहुत शुक्रिया आप आए सर। ये जनाब ये राजा साहब की कलेक्शन है, हैट वगैरह पहनने के शौकीन आदमी है, और इनकी जो बेगम है वो डिज़ाइनर है। कलर और उसका जो है इस किस्म का ये खूबसूरत करती हैं घर को। और ये है जनाब ब्रूटस। ब्रूटस हाउ आर यू? नहीं, ब्रूटस ने कुछ ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई, कोई बात नहीं। तो ये जनाब राजा साहब का ड्राइंग रूम है। ये जनाब यानी ये ड्राइंग रूम के साथ ही राजा साहब का ये स्टूडियो है। स्टूडियो कहेंगे इसको या क्या कहेंगे सर? मेरा मैं समझ सकता, ये मेरा ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पे बैठ के मैं एआई सीखता हूँ और अपने आप को सिखाता हूँ, और कोशिश ये करूँगा कि इंशाल्लाह आगे कुछ ऐसी ट्यूटोरियल स्टार्ट करूँ जिसमें कि हम सबको, मैं ना फ्री में सिखाना चाहता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और आप कैसे उसको मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये आजकल में ये मेरी गेम है। लोग क्रिकेट वॉच करते हैं, फुटबॉल वॉच करते हैं, मेरे लिए एआई जो है वो एक नई एक तख्लीक है दुनिया की, और आई एम सो एक्साइटेड। और मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी और बढ़े, इसलिए नहीं कि मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ ज़्यादा, इसलिए कि मैं देखना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कितनी चेंजेस आएंगी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, आप मुस्बत हो या मनफी हो, देखते हैं क्या होता है। राजा साहब ये बताइए जी कि आप अमेरिका कब आए? 36 साल, 36 ईयर्स, और मैं रिग्रेट नहीं करता। वो हर जैसे पाकिस्तानी एक आता है ना यहाँ पे और पहले साल बोलता है मैं वापस चला जाना है, तो वो एक गलत फहमी होती है।
जब आप जहाँ पे आपके हकूक को मस्क ना किया जाए, जहाँ पे आप एक आज़ाद शहरी समझें, वो ही आपका मुल्क होना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि मैंने कोई गलती की है इसमें यहाँ पे रह के। दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी इसी तरह का फ्रीडम हो, लोग इसी तरह खुशहाल रहें, जुस्तजू में रहें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। तो आप स्टूडेंट के तौर पे यहाँ पे आए? मैं स्टूडेंट आया था सर, और लकीली ये था कि वालदा को स्पॉन्सर किया था मामू ने। हमारे बहुत एक अच्छे अजीम इंसान हैं, वो मेरे लिए बहुत अजीम है कि उन्होंने खुदा तरसी की अपने बहन भाइयों पे और उनको स्पॉन्सर किया। क्योंकि आजकल जो है वो इतनी हसद है कि बहन भाई भी आपस में जो है एक दूसरे को स्पॉन्सर नहीं करते अगर कोई उनको मौका मिले तो उनका एहसान है मुझ पे, ये 36 साल का उनका एहसान है। और वो उन्होंने मुझे यहाँ वालदा के साथ हम आए यहाँ पे, और ग्रीन कार्ड में आए। यहाँ पे मैंने आते साथ ही एडमिशन लिया कंप्यूटर साइंसेज में, UT आर्लिंगटन, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट आर्लिंगटन में मैंने तालीम मुकम्मल की। वहाँ पे बैचलर्स करके आया था, यहाँ फिर एक और बैचलर्स किया, इंजीनियरिंग की जॉब की। और फिर जो भेड़ चाल देसी होते हैं कि उधर कोल स्टोर है, जाते मेरे कोल क्यों नहीं, तो वो काम किया मैंने। ओके, यानी बिजनेस की तरफ बिजनेस किया, मगर वो अभी आज मैं कभी रिग्रेट नहीं करता हूँ बातों में, लेकिन सोचता हूँ कभी कि मुझे वो करना नहीं चाहिए। मुझे को बेहतर काम करना चाहिए, बेहतर बिजनेस करना चाहिए, दुकानदारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैसा है, तजुर्बा है जिंदगी का। लेकिन मेरा ख्याल है कि उस वक्त ये जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या वीडियो की जितनी एडवांसमेंट हुई है, ये सारा कुछ नहीं था। तो फिर बंदे के पास कोई ऑप्शंस भी तो नहीं होती कुछ करने की। जैसे यूट्यूब के ऊपर आप जो मर्जी उठा के डालें कोई भी एजुकेशनल चीज़, तो लोगों को आप फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। उस दौर में शायद नहीं था ना ये? नहीं, उस दौर में नहीं था। मतलब मैं तो उस बात पे आ ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो तो एक अंदर की जुस्तजू होती है। मैंने बहुत सारे, और मुझे इतनी बदकिस्मती है लोगों की, इस बात को कंटिन्यू करते हैं बाहर जाके। ओके। तो ये छोटा सा एरिया बना हुआ है। कुछ लोगों को स्मोकिंग का शौक होता है, हमारे दोस्तों को, तो ये स्मोकिंग एरिया हमने बनाया है। और फिर बाहर ये पूल है, ये जनाब वाली स्विमिंग पूल, और ये बैठने की जगह है। अभी वो बारिश का कोई इम्कान था तो हमने उसको उस पे बुरके चढ़ाए हुए। अच्छा, ये इसके ऊपर ये छत वगैरह भी आपने खुद ही सेट की हुई ये की है, लेकिन वो हवा इतनी तेज चलती है, तो ये एक छोटा सा एक ये बाहर एरिया, और ये एक, और फिर बाहर आउटडोर किचन है। ये वाह वाह, बारबेक्यू और किचन वगैरह का। सुभान अल्लाह, तो इतना बड़ा अरेंजमेंट जनाब। और ये पिछला जनाब यानी बैक यार्ड, ये है एक बैक यार्ड। आइए। अच्छा, वो सामने भी जगह है? हाँ, वो सामने बैठने की आगे। तो स्प्रिंग आ चुका है, तो इसलिए बेगम ने हमारे फूल वगैरह जो है वो बनाए हैं। और पानी चेक करें तो पानी अभी अच्छा है, बुरा नहीं। तो यहाँ पे बैठ के गुफ्तगू कर सकते हैं हम। अच्छा, ये भी आपका ही है? हाँ जी। वाह वाह, ये ब्रूटस साहब के लिए थोड़ा सा लगाया हुआ है। अच्छा, आगे तबाही ना फेरे? नहीं, वो तबाही फेरते नहीं, बड़े हम्बल किस्म की उनके हैं। अच्छा, ये क्या है? ये स्टोरेज कम पड़ गया था, तो ये हमने ये खरीदा है, इसमें अपना सामान वगैरह रख दिया। और ये हमारी ट्रैवल ट्रेलर है, जिसको कैरवां कहते हैं। कैरवान कह सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ पे अमेरिका में ट्रैवल ट्रेलर ही बोलते हैं। ओके। और इसको दिखा सकता हूँ आपको अंदर से। जी हाँ, लोगों को दिखाते हैं यहाँ कि ये अंदर से। हाँ, ये अभी थोड़ा सा अंदर इसके लाइट है? नहीं, लाइट नहीं है, लेकिन आपको इट्स इनफ फॉर यू टू।
अच्छा, इसमें तो बाथरूम और ये नहाने का भी अरेंजमेंट? जी हाँ, नहाने का है, मतलब इसमें किचन है। यानी इसमें तो एक्चुअली कोई बंदा रह भी सकता है। बिल्कुल रह सकते हैं। मैं शायद हमारा रिटायरमेंट में यही प्रोग्राम हो कि इसी को हम अपना घर बना लें। क्योंकि हमारा अपार्टमेंट ऑलमोस्ट इतना ही है। अच्छा, ये सारा जनाब यानी किचन के अरेंजमेंट और ये बैठने का भी, आप खाना वाना खाना, बिल्कुल एसी लगा हुआ ऊपर। हाँ जी, 2 टीवी लगाई हैं, एक वो है एक वो है। क्या बात है जनाब यानी, माशाल्लाह, तजर्बा है जिंदगी का। और आपको एक जो सरप्राइजिंग कमरा जो है, जो मेरा फेवरेट, अभी तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं, हाँ ये भी बैकयार्ड ही है हमारा। तो एक वो स्टोरेज है, वो टमाटर लगाए हुए हमने, वो सामने उस क्यारी में टमाटरों का जो है, हम घर के टमाटर हम खाते हैं। ये तो काफी बड़ा बैकयार्ड नहीं है ये वाला, तो मतलब इसको मेंटेन करना भी। हाँ, वो हम बस यही तो काम करते हैं हम दोनों। ओके। हाँ, मेंटेन करना और मजा करना। ओके। ओ थिएटर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वाह जी जनाब, ये राजा साहब का स्टूडियो है, खुद इन्होंने डिजाइन किया है ये सारा कुछ। इसके मैंने डिजाइन नहीं किया जी, हमारी बेगम ने किया है। जा, उनका तोहफा था ये, व्हेन आई टर्न्ड 55। तो उन्होंने कहा राजा साहब 50 प्लस हुए, हाँ, तो इनकी बेगम साहबा ने इनको ये स्टूडियो का तोहफा। ये देखिए, हाँ इसको ये देखिए पूरा जो है ना साउंड प्रूफ किया हमने खुद। ये जो शीट वीट ये सारी लगा। हाँ देखिए, वो फोम जो लगा हुआ है, ये साउंड प्रूफिंग है इसकी। तो वो ताकि बाहर आवाज ना जाए। और फिर ये हमारा ये भी है, इसमें आपको कभी थिएटर का अगर आपको शौक है, अगर वो ऑन होगा तो, अबे भैया आजा। तो ये सारा साउंड सिस्टम जो है ये आपने खुद लगाया? जी हाँ जी हाँ। वो उधर से आपका वो ऑन हो जाता है। ये रेडियो प्रोजेक्टर है और ये फ़ोन के साथ, ये जिसके साथ भी आप लगाना चाहें। हाँ, ये ऑलरेडी उस पर अटैच्ड है इसमें। तो राय साहब, आपने अपने गाने भी गाए हैं? बिल्कुल गाए हैं जी, आपको वही सुनाएंगे अभी। तो ये कहाँ पे आपने रिकॉर्ड किए? ये खुशकिस्मती है कि मुझे बड़े अच्छे, आपकी तरह बड़े अच्छे आर्टिस्ट मिले और उनसे मैंने बहुत सीखा। तो उसमें एक साहब जो थे, उनका नाम था जनाब अब्दुल्ला चिल्ली साहब, और वो शायर थे। उन्होंने मैडम नूर जहाँ के काफ़ी सारे गाने लिखे भी हैं, कंपोज भी किए, और फिर उन्होंने मूवीज़ भी बनाई। तो वो मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा ही, आप समझते हैं कि मैं समझता हूँ कि वो एक लर्निंग, वो मेरे उस्ताद थे, वो टीचर थे। तो उनकी शायरी मैंने गाई है, क्योंकि मुझे बाथरूम से थोड़ा सा आगे गाने का शौक है, उससे ज़्यादा शौक नहीं है। तो उन्होंने मुझे पुश किया कि नहीं राजा, तू ना, ये मैंने लिखा है तेरे लिए कलाम, ये गा। तो वो आपको मैं सुना देता हूँ, क्योंकि आपको उसमें कॉपीराइट का भी कोई इशू नहीं होगा।
कंपोज इन्होंने किया था या तारिक ताफुस साहब ने। या इनका अपना गाना भी है ना, लाहौर लाहौर है। हाँ जी, हाँ जी। वो मेरी लाइक आई सेड कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने ऐसे आर्टिस्ट के साथ, खास तौर पे ताफू साहब से मुलाकात हुई मेरी, उनके पास बैठ के बड़ा अच्छा लगा। और फिर इनके घर की दाल खाई मैंने, और क्या? दाल भी ऐसी खाई कि क्या बात है, मैंने जिंदगी में ऐसी दाल नहीं खाई। वाह वाह। तो आपके दोस्त जो है ये अली परवेज मेहदी साहब। हाँ, अली तो आता रही फिर हाँ, मेरे क्योंकि पास। लोगों को तो नहीं पता अली परवेज मेहदी साहब कौन है, जरा तारुफ तो कराएं। अली परवेज मेहदी साहब जो हैं हमारे बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट और गुलकार और एक इंतहाई बेहतरीन इंसान परवेज़ मेहदी साहब मरहूम के साहबजादे हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरी दोस्ती परवेज़ मेहदी साहब से जितनी मोहब्बत उनके साथ थी, इतनी शायद अली के साथ भी नहीं। और उनके साथ वक्त गुजरा मेरा परवेज़ मेहदी साहब के साथ यहाँ पे डैलस में, और फिर वो एक तोहफ़ा दे गए हमें, और उसका नाम था अली परवेज़ मेहदी। और आज से 25 साल हो गए हैं। अली परवेज़ मेहदी ऐसे है जैसे छोटा भाई हो मेरा। और अक्सर मेरी वो इतनी इज्जत करता है कि जब भी कोई कंपोजिशन बनाए ना, कि जिसमें उसको डाउट हो तो मुझे कहता है ज़रा सुन के बताइएगा कैसा लगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता उसको। अगर अच्छी लगी है तो बता देता हूँ। बट ही इज़ अ ग्रेट गाय, ही इज़ अ ग्रेट सिंगर। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। राजा साहब से जब बात होती है, क्योंकि मेरी राजा साहब के साथ दो तीन मुख्तलिफ तरीकों से जो है ना रिश्तेदारी है। एक तो ये मेरी बेगम के कज़न भी हैं, और हमारे दोस्त जो थे कहना पड़ता है, बड़ा दुख होता है, जल्दी छोड़ के चले गए हमें, मंसूर शाह साहब। तो उनके थ्रू इनसे जब मुलाकात हुई तो फिर वो हम लोगों ने मिल के एक यूएसए देसी टीवी की भी कोशिश की, कुछ प्रोडक्शंस की, भोले शाह इन अमेरिका ड्रामा बनाया और बहुत सारे काम किए। क्योंकि भोले शाह जो था वो राजा साहब का था। रेडियो कौन सा जी, रेडियो सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते जी, 104.9 FM या 104.9 एफएम जो रेडियो था, डैलस फोर्ट वर्थ में जो था, उसमें लाहौर लाहौरे के नाम से जो है राजा साहब का प्रोग्राम था, और इसमें इन्होंने किया था भोले शाह। और वो मंसूर शाह साहब जो है वो हमें छोड़कर दुनिया से जल्दी चले गए। अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन जी। या मुझे हर रोज़ वो याद आता या मुझे भी, मैं जब भी है। कभी ज़िंदगी में मौका मिलता है, तौफीक मिलती है नमाज़ पढ़ने की, मैं दुआ ज़रूर करता हूँ उनके लिए। तो एक अजीब ही था, और बड़ा ज़माना भी हो गया उनको गए हुए, कुछ समझ भी नहीं आ रही ज़िंदगी किस तरह चल रही है। तो राजा साहब जो हैं वो भोले शाह, फिर हमने ड्रामा बनाया भोले शाह इन अमेरिका, वो शाह जी ने स्पॉन्सर किया था, और आफ्ताब खान मेरे भाई हैं उन्होंने स्पॉन्सर किया था। तो इस तरह मिलजुल के हम लोगों ने काफ़ी सारे काम किए, प्रोडक्शंस किए। या प्रोडक्शंस किए हैं। तो शाह जी के बारे में ज़रा आप थोड़ी सी ज़रा बताइए सर, मंसूर शाह शाह साहब जी के बारे के बारे में क्या बताऊं। शाह जी के बारे में डैलस में जो भी हमारे पाकिस्तानी या इवन के इंडियन कम्युनिटी जो रहती है वो सब जानते हैं। आपकी ऑडियंस के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए शाह जी एक हम्बल और मोहब्बत करने वाले और बहुत ही शफीक तबीयत थी उनकी। और वो उनका माशाल्लाह यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस था, लेकिन वो कभी उनकी गुफ्तगू से या उनके रवैये से ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इनमें कोई अकड़ की बात तो नहीं कह सकते, कोई वो क्या कह सकते हैं एक वर्ड, नहीं, कोई प्राइड जिसे कहते हैं, वो राइट, भी कोई नहीं था, तकब्बुर या कोई कुछ नहीं ऐसा, था जी, क्योंकि बिल्कुल। सबके दोस्त थे। हाँ जी। हर बंदा जो है, इवन जुबैर जो है, जुबैर को आप नहीं जानते, उसका भी और ना इंटरव्यू ही करना जानो है। ज्यादा बेहतर है, नहीं, नहीं, क्योंकि वो जो ही तो मिलेगा तो कोई ना कोई नेजा छोड़ देगा, हाँ। कुछ पता नहीं कल खाना मिला कैसे हो गया कि पैसे लेके चला गया। बहरहाल नहीं, बल्कि आज उससे मुलाकात है मेरी शाम को। अच्छा, आ जाएगा। तो वो जनाब अपना शाह जी, उसके साथ मतलब याराने हमारे तो चूंकि हम लोग एक ही गली में रहते थे पिंडी में, तो हम उस जमाने में सारे छोटे छोटे थे, तो हम वो बैडमिंटन खेलते होते थे रोज़ों में और ये वो। तो फिर वो इधर आ गए, तो यहाँ पे वो इस कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा। अच्छा, एक मैं आपको चीज़ बताऊं दोस्तों, रिस्क जो है ना, अल्लाह ताला ने राजा साहब पे भी बड़ा फजल किया हुआ है, और शाह जी पे भी बहुत ज़्यादा फजल किया हुआ था। रिस्क खाली रोटी का या मकानों का या जायदाद का नाम नहीं है। रिस्क में आपके दोस्त और आपकी कम्युनिटी, आपसे मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले जी, आपके चाहने वाले, ये रिस्क में शामिल है। बिल्कुल।
तो उस लिहाज से ये राजा साहब भी और मंसूर शाह साहब भी, क्योंकि सारी सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, सारे मुस्लिम फिका जाफरिया वाले, दूसरे सब लोग जो थे वो बस मंसूर शाह साहब, बस शाह जी थे सबके लिए। और वो हर एक के लिए, मतलब मैं नहीं समझता कि डैलस में कोई बंदा ऐसा होगा जो ये कहे कि भाई उन्होंने मेरी मदद नहीं की। हर इंसान की उन्होंने किसी ना किसी तरीके से, जो थे उनकी डेफिनेटली मदद की। या मुआशी तौर पे भी मशवरे देने, क्योंकि उन्होंने रियल एस्टेट का भी किया हुआ था, पढ़ा हुआ था, तो वो सब लोगों को मशवरा देना कि ये कर लो, ये इस तरह कर लो। किसी ने मकान लेना होता था, वो भी शाहजी के उसका एक छोटा एग्जांपल ये है कि एक दफ़ा मैं शाहजी के पास बैठा हुआ था उनके ऑफिस में, मेरा तो उनके साथ कारोबारी भी ताल्लुक था, तो उनके पास बैठा हुआ मैं ऑफिस में, और 1 घंटा गुजर गया और शाहजी फ़ोन पे हैं। और शाहजी एक हमारे कैब ड्राइवर थे, दोस्त थे, उनको वो गाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो उन साहब को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, तो उनको बता रहे हैं कि अच्छा तुम इस पे एंटर करोगे, ये टाइप करोगे। वो क्या था कि वो ऑनलाइन उस साहब को बता रहे थे कि तुमने वीज़े के लिए कैसे एप्लीकेशन भरनी है, और उन्होंने 1 घंटा लगाया और उसको अलिफ से लेके ये तक A to Z उसको उन्होंने पूरा टाइप करवाया, और फिर करवा के बोलते हैं अच्छा फिर बाद में बात हो। तो मैंने शाहजी को कहा, मैंने कहा शाहजी यार आप उसको अगर बोल देते तो वो कर लेता ना। तो उन्होंने कहा यार अब जैसे मैंने अगर उसको रास्ता दिखाया तो मैं छोड़ के भी, मुझे मेरा फर्ज बनता था कि मैं आता उसको। और वो इतने अपने, क्योंकि वक्त भी एक वेल्थ है, दौलत है, बिल्कुल, वो तो किसी को देना। हाँ जी हाँ, तो वो कभी परवाह नहीं करते थे कि कौन किस कैटेगरी का इंसान है। सर आप ये देखें कि जब मैं आया इधर, तो आफ्ताब मेरा भाई जो है वो उन दिनों पाकिस्तान में था, तो मेरे वीजे की लिमिट थी कोई महीने 1.5 महीने की, क्योंकि मैं वर्क वीजे पे आया था। तो मैंने एक्सटेंशन लेनी थी, मैंने उसको कहा, आफ्ताब को फ़ोन किया पाकिस्तान, मैंने कहा मैं क्या करूँ? उसने कहा कुछ ना करो, मंसूर शाह साहब के पास चले जाओ, दैट्स इट। वो जाने और उनका काम जाने। और वाकई वही हुआ, क्योंकि उनके पास हमेशा 8-10 बंदे बैठे होते थे। तो मैं वहां पे गया, उन्होंने जनाब फटाफट को फॉर्म किस तरह आया मुझे नहीं पता, वो बैठ के पासपोर्ट फिल शिल करके तो एक्सटेंशन अप्लाई की, तो पैसे भी उन्होंने दे दिए, लेकिन वो मैंने पैसे वापस किए, क्योंकि मैंने कहा शाह जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ मैं $100-150 नहीं लेना, तुसी देना है $1,00,000 दो। ये बड़े खुश होते थे वो हमेशा मेरी इस बात से, क्योंकि पुराना ये राना था, लेकिन गैप भी बहुत था, 20 साल बाद कहीं जाके मुलाकात हुई थी। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने उनके ऐसे इंसान, मैं अपने आप को खुशकिस्मत, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मैं खुद खुशकिस्मत समझता हूँ कि जिनके साथ मेरा ताल्लुक रहा वो बेहतरीन रहा। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको मैं बोलूँ यार इन्हें मेरे ना पैड़ी की थी, जो पैड़ी करने वाला है वो तो मेरी उसमें कलेक्शन में नहीं है, वो डिलीट हो गया। लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा याद रहते हैं। देखिए राज साहब, इसमें ये भी है कि जिस तरह मगनातीस होता है ना, तो लोहे चून को पकड़ता है, तो ये आपकी अपनी शख्सियत भी होती है। मतलब मैं भी उन लोगों में से अपने आप को समझता हूँ जिनको हमेशा, मतलब आई एम द मोस्ट लकीस्ट पर्सन, मुझे हमेशा बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत ख्याल करने वाले। हम खुद काफी सारे भाई हैं माशाल्लाह, तो वो दोस्त भी भाइयों की तरह ही मिले। बड़ी मतलब मुख्तलिफ मौकों पे जहाँ पे भी जिंदगी में फंसा हुआ तो एकदम खड़े हो जाना पीछे आके, सब बहुत बड़ी बात है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये ब्लेसिंग होती है, और ये वाकई रिस्क है ये वाला। बिल्कुल, ये रिस्क, मैं इसी को दौलत समझता हूँ, इसी को वेल्थ समझता हूँ कि आपके साथ लव वंस हैं जो आपसे बेलौस मोहब्बत करते हैं और आप उनके साथ बेलौस मोहब्बत करते हैं। उसके अलावा जो ये पैसा और ये जो है ये आनी जानी चीज़ है, ये मटेरियल आनी जानी चीज़ है। शाह जी के साथ बात होती तो कह रहे थे कि हाँ दौलत होनी चाहिए, लेकिन उसको एज अ टूल इस्तेमाल करना। बिल्कुल ठीक, उसको अपने आसाब के ऊपर सवार नहीं। ये नहीं, दौलत जो है ये नहीं है, दौलत सब कुछ नहीं है, दौलत एक पार्ट है, यानी वही वाली टूल वाली बात है। जिस तरह थोड़ा होता है ना कील लगाने के लिए, इस तरह दौलत को आप दौलत को इस्तेमाल करना भी बड़ा फन है। वैसे ये भी एक बात होती है कि आप किस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं, और उसमें वो इंसानियत का आंसर जो एलिमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप में इंसानियत है तो आप, अगर आपके पास होगा भी तो आपके अंदर वही गुदाज रहना चाहिए, वही दर्द रहना चाहिए लोगों के लिए। और मेरा ये ख्याल है कि इंसान जो है ना 0 पे हो या 100 पे चला जाए, यानी सिक्योरिटी के उस लेवल पर चला जाए जिसको 100% कहते हैं,
और या बिल्कुल गर्क हो जाए और जीरो पे आ जाए, उसका ज़र्फ उस वक्त सामने आता है एक्चुअली, उससे बीच में नहीं आता, बीच में ट्रिक्स हो रही होती हैं, ठीक है ना जी। तो शाह जी तो माशाल्लाह उन लोगों में से थे कि यानी उनके पता नहीं कितने बीसियों तो उनके मुलाजिम थे जो मतलब स्टोर्स चला रहे हैं और फलां कर रहे हैं। और वहाँ पे उनके, मुझे याद है कि उनके ऑफिस में मैंने जाना और वो जनाब काफ़ी पी रहे हैं और जनाब दो खाना, खाने, अच्छा घर से खाना आ रहा है, और वो ऑब्वियसली हमारी भाभी जो थी वो काफ़ी बना के भेजती थी, मगर ये है कि अगर 10 बंदे भी बैठे हैं ना, तो उन्होंने 10 बंदों को ऑफर करना है और सब ने अपना अपना शेयर उसमें से निकाल लेना, और वही बरकत होती थी। वाह वाह। तो मैं उसमें उनकी एक तारीफ जो है वो मैं सिर्फ एक मेरा ख्याल है लाइन में मैं ख़त्म कर दूंगा कि जब उनका इंतकाल हुआ तो जिस शख्स से जो भी आया अफसोस करने, वो उसने ये क्लेम किया कि मंसूर शाह तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। यानी हर बंदा ये समझता था कि वो मेरा दोस्त है, हालांकि वो सबके दोस्त थे और सबके ही बेस्ट फ्रेंड थे वो। एनीवेज, कोई कन्वर्सेशन कहाँ से कहाँ चली गई, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यही, चूंकि मंसूर शाह साहब को हम लोग अपनी जिंदगियों से निकाल नहीं सकते, आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये यानी हम लोग, बड़ी खूबसूरत किसी ने बात की है कि इंसान एकदम से नहीं मरता, किस्तों में मरता है। जब उसके लव्ड वंस जाना शुरू हो जाते हैं तो वो अंदर से आस्ता आस्ता खत्म होना शुरू हो जाता है। बस यही गेम है। बहुत सारे दोस्त हमारे, फारूक कैसर साहब भी चले गए, ठीक है, नुसरत मसूद ख्वाजा, अजमल, ये सारे लोग जो हैं, बहुत सारे टेलीविज़न के और दोस्त, पता नहीं चला ज़िंदगी किस तरह निकली है। लेकिन ये टाइम है, थोड़ा वो शुगल वुगल के लिए टाइम आता है, इसमें लानतों में ज़िंदगी ज़ाया नहीं करनी, नफ़रतों में नहीं ज़ाया करनी। नहीं सर, वो ये है कि जो गुजर गया वो तो गया, आगे का पता नहीं, एंग्जाइटी की ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट जो है। अच्छा, मैं वो कल यही सोच रहा था कि अगर हम ये लम्हा जो है इसको हम खुशगवार कर लेना और उसकी आदत बना लें, और वो खुशगवार कैसे होगा? शुक्र से, तशक्कर से, ठीक है जी। तो अगर आप इस लम्हे को खुशगवार बनाएं और इसमें शुक्र अदा करें कि आप जिंदा हैं, सिर्फ ये भी छोड़ दें कि मेरे पास है नहीं है, आप सिर्फ जिंदा है कि आपको रब ने मौका दिया है कि विटनेस करने का, राइट, आप देख रहे हैं। हाँ जी, तो अब वो क्या होगा कि हर लम्हा अगर आप अपना खुशगवार बनाते जाएंगे तो फिर चंद कुछ अरसे के बाद जब आप पीछे मुड़ वो देखेंगे भी ना अपनी हिस्ट्री को कि भैया मेरे लम्हात, तो आप बहुत खुश होंगे कि वो भी अच्छे थे और ये भी अच्छे। राइट। नहीं, मुझे याद है आपने मुझे एक क्लिप भेजा था ओशो महाराज का, जिसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी, ये आप लोगों के लिए दिया है। उन्होंने कहा था कि अपने अंदर खुशी पैदा करो, अपने अंदर खुशी पैदा करो, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर खुशी पैदा होगी, तुम खुश होगे, तो तुम अपने चाहने वालों को वही दोगे जो तुम्हारे अंदर होगा। अगर तुम्हारे अंदर लानत और हसद और अजाब होगा तो आप लोगों में भी यही बांट दोगे। तो अपने अंदर खुशी पैदा करना। और दूसरा, ये हमारे डॉक्टर दोस्त थे, वो किसी अजाब में थे और उनसे मैंने जाके पूछा, मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा यार, मैंने कहा डॉक्टर साहब खुशी किस तरह मिलेगी? तो उन्होंने कहा खुशी लेने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि खुशी बांटें। वाह, अगर आप खुशी बांटेंगे तो खुशी 1 का 10 आएगा। बिल्कुल। तो नफरत भी इसी तरह ही होती है। और वो खुशी बांटना वही है कि आप जब इतने हम्बल हो जाए कि आप शुक्र अदा करें हर जो भी मौका है। वो तो कहते हैं ना कि जो कुदरत ने आपको रब ने दिया है, अगर आप उसको शुक्राने की पुड़िया में डाल के तो वापस करते हैं, तो बस वो कई गुना होके फिर वापस आपके पास आ जाते हैं। तो ये शुक्राना जो है, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज पे शुक्र नहीं करते, याद रखिएगा। हमें आंखें मिली हुई हैं, हमें हाथ पांव मिले हुए हैं, हम रोटी खाते हैं, हमें कोई बहुत सारी बीमारियों से हमारी जान छूटी हुई है, लेकिन हमें शुक्रिया नहीं करना आता। हम समझते हैं कि नहीं, गड्डी होएगी तो इंज होएगा तो उंज होएगा तो आपके अंदर शुक्र होगा। ऐसा नहीं है, शुक्र आपके अंदर होता है। अच्छा, इसको जगाते रहना चाहिए। यानी अच्छा, उसमें एक और बात मैं ऐड करता हूँ आपके इसमें कि ये हमारे उस सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, पाकिस्तानी, और वो बहुत बुरा है। मर्द जो है वो हद तक समझते हैं कि वो अगर अपनी बीवी की तारीफ कर दें कि यार शुक्र है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने आज मुझे खाना खिलाया, राइट, समझे?
तो वो उससे आप देखिए कि कितनी मोहब्बत बढ़ती है। बिल्कुल। लेकिन हम कहते हैं अरे मैं क्यों करूं इसको, ये तो बीवी है, इसका फर्ज है। क्योंकि मुझे याद है कि किसी ज़माने में जब वो इमदाद, अमेरिका की इमदाद पाकिस्तान में आती होती थी, तो हम Yeah. लोग डिस्कस करते होते थे फारूक साहब के पास बैठे हुए Yeah. कि अगर अपनी कौम को ठीक करना है तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर नहीं चाहिए थे, हमें साइकियाट्रिस्ट भी चाहिए थे जो हमारे दिमाग को ठीक करते। Yeah. ये जो आज बेगैरती हुई हुई है कि हर ताकतवर आदमी, इस पे किसी का कोई ब्लेम नहीं है कि जज है, कि जर्नल है, या अफसर है, या पॉलिटिशियन है, रेडियल भी, मतलब जिसके पास ताकत आई है वो उसको अब्यूज करता है। ठीक है ना जी। ये सिर्फ इसलिए है कि यहाँ से ट्रेनिंग ठीक नहीं हुई, अंदर वो साइकियाट्रिस्ट भेज देते ना 400-500 तो नफसियाती तौर पे हम लोगों को, तो हम लोगों को तो अपने घर में इज्जत नहीं करनी आती, किसी की बीवी की इज्जत नहीं करनी आती, बच्चों की नहीं करनी आती। जब आपको नहीं करेंगे तो जैसे किसी ने गांधी साहब से पूछा था, उन्होंने कहा जी मैं अपने बच्चे मेरे नमाज नहीं पढ़ते, कैसे समझाऊं? उन्होंने कहा खुद पढ़ो, क्योंकि बच्चे तो बांदरों की तरह होते हैं, वो आपको कॉपी करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि बस मैं पूंजी रवा जैसे हूँ, तो दूसरे जड़े वो ठीक हो जाए। सही कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक नफ्सियाती प्रॉब्लम कह लो या चबल पड़ा डिलेमा है हमारे मुआशरे का कि हम जो है। अच्छा, उस पे शायद मैं समझता हूँ कि इसमें मुआशी जो बदहाली है ना, वो बहुत काउंट करती है मुआशरती बदहाली। नहीं, लेकिन आप एक चीज़ ये देखें कि मैं जब अपने माजी की तरफ जाता हूँ तो मैं मतलब चूंकि मेरा पेशावर से ताल्लुक है, तो हम बस नॉर्मल से, बस गरीब से थोड़े से ऊपर थे, मांग के नहीं खाते थे गरीबी। ठीक है ना जी। क्योंकि हमारे मुल्क में जैसे वो एनालिसिस है पर एक पक्का मजबूत, उन्होंने कहा हमारे मुल्क में गरीब और दरमियाना तबका और अमीर नहीं है, हमारे मुल्क में एक पुअर क्लास है और 3 मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। बिल्कुल। तो हम लोग लोअर मिडिल क्लास से थे, सिंपल सी जिंदगी थी, और वो मतलब फैसिलिटीज भी बड़ी लिमिटेड होती थी, जैसे को मतलब एक कदम पक्खा चल रहा है उसी में 3-4 चारपाइयाँ बिछाई हुई हैं, या जो जो जिस तरीके से रहते थे ऐसा ही है। लेकिन हया बहुत था, लोग बड़ी इज्जत करते थे। यानी उस मेरा ये ख्याल है कि उस जमाने में ये मुकाबला नहीं था कि फलां के पास ये है तो वो काबिल इज्जत है। अच्छा, ये मैंने ना बड़ी अच्छी बात की आपने। ये मैंने गांव में अभी तक जो हमारे देहात है वहाँ का जो कल्चर है देहाती, क्योंकि मेरे रिश्तेदार मेजॉरिटी जो है मेरे ददियाल वहाँ पे रहते हैं, उनमें एक चीज़ मैंने नोट की कि वो अपने, फॉर एग्जांपल, एक कोई कज़न जो है वो अच्छा खाता पीता हो गया, उसने कारोबार किया, पैसे अच्छे बना रहा है, और दूसरा उसका कज़न जो है वो रिक्शा चला रहा है फॉर एग्जांपल, मगर उनमें आपस में इज्जत कम नहीं होगी। वाह, यही था, मैंने भी सारी जिंदगी यही देखा है। हाँ। इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो तो कितना अमीर है या कितने कम पैसे हैं या ज्यादा पैसे। बिल्कुल, वो बराबरी की बराबरी है, क्योंकि बचपन में वो खेले हैं इकट्ठा। अब उसकी किस्मत है कि वो आगे निकल गया, कुछ बदकिस्मत नहीं, उनके हालात ऐसे हो गए। एक्चुअली सोशल वैल्यू देखें, मैं जिस मोहल्ले में रहता था वहां पे हमारी एक खाला होती थी, उनको सारे खाला कहते थे, वो लोगों के घरों में जाके हेल्प भी करती थी। ठीक है ना, ये बर्तन कपड़े शपड़ों के सिलसिले में। तो वो उन खाला का एक बेटा था। अच्छा। तो मुझे ये, हम किराए के मकान में रहते थे, तो गर्मियों में ऊपर सोते थे छत पे, क्योंकि नीचे कमरों में तो गर्मी होती है, तो बारिश वारिश हो जाए तो फिर आपने बड़े बिस्तरे चुको तो थले दौड़ो। क्या बात है, वाह। तो वो रास्ते में आते हुए, वो खाला का जो घर था वो हमारे बिल्कुल सामने था गली में, उसकी खिड़की खुली होती थी और वहां पे एक छोटा सा बल्ब जल रहा होता था, और उनका बेटा था, उसका नाम शरीफ था। नवाज शरीफ वाले पास ना ले जाए, और कम है, वो असल नाम उसका मोहम्मद शरीफ था। और वो जनाब अपना कमरे में टहल रहा होता था और किताब पढ़ रहा होता था। अच्छा। ठीक, उस जमाने में वो एफए में पढ़ता था, और वो हमारी सब बच्चों का भाईजान था। वाह। यानी इस कदर, क्योंकि ये सोशल वैल्यू थी कि पढ़ने वाला बंदा, लायक आदमी की इज्जत थी। फिर सोशल वैल्यू चेंज हुई। पैसे बेशक लोगों को मार के आपने छीने हैं, जाली किस्म की हाउसिंग सोसाइटीज बनाई हैं, या सियासी तौर पे लोगों का बेच बिचा के बेड़ा गर्क करके चवल बना के पैसे बनाए हैं, तो पैसे वाले की इज्जत होना, ये सोशल वैल्यू गलत हुई। ये याद रखिएगा कि अमेरिका में ये सोशल वैल्यू नहीं है। आपके पास ब्रांड न्यू टेस्ला है या लेक्सस है, डजंट मीन एनीथिंग।
दूसरा बंदा भी उतना ही, वो आपके साथ दूसरा बंदा कैसे है, रिस्पेक्ट का लेवल ये है। कोई इस बेस के ऊपर इज्जत नहीं करता कि इसका घर बड़ा है, इसकी गाड़ी बड़ी है, नो। क्यों जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो मैं यहाँ पे ना बड़ा अच्छा एक वाकया है, आपको सुनाता हूँ। तो जब मैं नया नया आया तो मेरे 20 साल की उम्र थी। तो मैंने ना यहाँ पे नोट किया कि यार लोग जब बाहर निकलते हैं या अंदर जाते हैं, मतलब कि आप किसी स्टोर पे गए हैं, कन्वीनियंस स्टोर पे गए हैं, रेस्टोरेंट पे गए हैं, तो वो पिछले के लिए दरवाजा खोल के पकड़ राइट, लेते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी right? आज भी यही खोलते हैं और होता है, पकड़ लेते हैं कि आइए प्लीज। राइट, एक कर्टसी है, और इतनी बेहतरीन कर्टसी। बिल्कुल। तो वो मैं नया नया मैंने सीखा। और मैं एक साल में जब 1-2 सेमेस्टर हुए तो पाकिस्तान का ट्रिप लगा, तो पाकिस्तान में गया। और पाकिस्तान में हम सारे कज़न्स जो हैं, मेल कज़न्स जो हैं, हम मरी गए। ये बात है 1990 की। मरी गए हम लिंटॉट में। तो वो ऐसा हुआ कि वो मेरे जितने भी कज़न्स थे वो सब मेरे मुझसे उम्र में बड़े थे। तो मैं उनके लिए दरवाज़ा पकड़ के खड़ा हो, ठीक है, वो अंदर चले गए। तो उन्होंने कहा कि भाई कज़न है, छोटा क्या। अब एक और कपल था, वो हनीमून मनाने आए हुए थे। और वो, अब पता नहीं, मैं कहूँगा पेंडू थे या वो नौदौलती थे, जो भी थे। तो वो कपल था, तो मैंने दरवाजा पकड़ रखा क्योंकि वो मेरा ये भी कजन गुजर गया था, सारे गुजर गए। तो मैंने कहा यार ये भी गुजर जाए। तो मैंने जब खोला तो वो खातून गुजरी। तो वो मर्द बंदा जो था, वो शौहर उसका जो नया नया हनीमून मनाने, उसने मुझे पाँव से लेके सर तक देखा कि ये क्या हमसे इम्प्रेस हो गया, ये यहाँ पे काम करता है कि इसने दरवाजा हमारे लिए नहीं, ये पकड़ा। पता ही नहीं है ना सर। और उसने कोई थैंक यू नहीं बोला, कोई इस तरह का सर थैंक यू का तो ये है कि मैं आपको बताऊं कि मेरा बेटा छोटा सा था, तकरीबन 1.5-2 साल का उस वक्त। तो उसको उठा के हम लोग जाते होते थे इस्लामाबाद में शाइन केमिस्ट जो है, अच्छा, वहां पे कोई दवाई शवाई, क्योंकि डॉक्टर अगर कोई हमें मेडिसिन देता तो वो कहता था वहां से लेना, क्योंकि वो ऑथेंटिक थे जरा। तो वो वहां से वो बंदे पैसे लेते हुए या कुछ करते हुए हमेशा थैंक यू कहते थे। और मेरा बेटा जो है, उस दुकान का नाम उसने रखा हुआ था थैंक यू अंकल की शॉप। इसके अलावा कोई भी नहीं थैंक यू कहता था। यानी अगर किसी के लिए दरवाजा खोले तो एंज करके लंघ जाना, प्यो तो नौकर लगे हैं, थोड़ी जी इंसानियत इख्तियार करो। यहाँ पे अगर आप गाड़ी में रास्ता भी किसी को दे देते हैं ना, तो अगला हाथ जरूर हिलाता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। सही कह रहे। ये चीज़ां जी ना यूरोप खाली ब्रांड नहीं सीखने होंगे कि नाइके है तो फलाना है तो नहीं, अच्छी बात है या ये चीजें, ये आदतें कैसे हाँ। अच्छा, वो ऐसा भी हुआ कि उसी ट्रिप में मैं वो यही थैंक यू की भी आदत पड़ी हुई थी। तो वो मैं सबको कजन आ रहे में, उसने कोई नैपकिन पकड़ा दिया, मैं क्या थैंक यू सर। तो वो मुझे कह रहे हैं ये तुम क्यों शर्मिंदा कर रहे हो या क्या थैंक यू लगे रहते हो। मैं कहा मेरी आदत है और आपको अच्छा नहीं लग रहा कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये पकड़ाई। नहीं, यहाँ का रवाज है, लोग एक दूसरे को हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू। हम वो अस्सलाम वालेकुम को ही पता नहीं क्या समझे हुए कि भाई हाँ जी अल्लाह की सलामती हो। तो अल्लाह की सलामती जब किसी पे विश कर रहे हैं तो आप उनको मोहब्बत भी तो दिखाएं ना। या मेरा ये ख्याल है सर कि देखिए, अब मिसाल के तौर पे जैसे बहुत सारे शोज चलते हैं और ये तंज करते भी हैं, इनमें सबसे ज्यादा अच्छा करेक्टर जो था वो, यानी किरदार जो है वो अदा किया है इन्होंने, फारूक असद साहब वगैरह ने। इन लोगों ने बड़े लोगों को तमीज़ सिखाने की कोशिश की। आजकल आफ्ताब इकबाल साहब करते हैं, बड़ी तमीज़ और बड़े बड़े अच्छे उन्होंने बीच में स्किट भी चलाए कि किस तरह लोग रेस्टोरेंट में हर जगह पे बदतहजीबियाँ कैसे करते हैं और फलां फलां। तो एजुकेट करना जो था ना, ये हमारे चैनल्स का काम था। हमारे जो जितने भी ड्रामों वाले चैनल्स हैं, उन लोगों ने तो खाली मोहब्बत और बेवफाइयाँ, तो पुराना आशिक तो नया आशिक तो ये, और व्हाट इज दैट, यानी वो वाले लेवल किधर गए। वो जो सोना चांदी या ये लोग, क्योंकि देखिए टेलीविजन का जो मेन मोटो था वो ये था कि एजुकेशन थ्रू एंटरटेनमेंट। बिल्कुल, रेडियो पाकिस्तान भी ऐसा ही था। जी हाँ जी, कि एजुकेशन थ्रू एंटरटेनमेंट, कि आप हल्की फुल्की मजाक की बात करते हैं या फलां करते हैं और साथ लोगों को एजुकेट करते हैं। तो हमारे मुल्क में तो एजुकेशन हुई नहीं है, वो तो आपको डायरेक्ट इश्क ही सिखाते जा रहे हैं। और वो एक अजीब ही फैंटेसी में ले गए आपको, सूटेड बूटेड फलाना, तुम मेरे हो तो फलाना। ये क्या है, तहजीब किधर गई बीच में से? वो तो अशफाक साहब के जमाने में होती थी, लोग करते थे काम कि उसमें वो आप, मैं तो नहीं देखता हूँ पाकिस्तानी ड्रामे, मैं भी जो मैंने सुना है शोज देखता हूँ। अच्छा, मैंने जो सुना है कि वो इसी तरह ही है कि वो ससुर को बहू से इश्क हो गया,
बहू को ड्राइवर के साथ इश्क हो गया किसी को नहीं मौजूद कोई उसके नहीं ताए के साथ इश्क हो गया। वो कहते हैं बांदरा दे हाथ माचिस आई हुई है हाँ जी। तो आगे लाणगे ना क्योंकि मसला है तो यूटिलिटी का है कि वो किस तरह इस्तेमाल करना है मीडिया को। मुझे याद है अशफाक साहब उस जमाने में कहते थे जब नया नया टीवी आया था तो कहते होते थे और डब्बा ते बन गया इन्हें भरना बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल ये कोई आसान नहीं है, किस तरह चलाओगे 24 घंटे इसको, क्योंकि आधे घंटे का एक प्रोग्राम बनाने के लिए हफ्ता लग जाता है और वो आधे घंटे में खत्म हो जाता है। तो बहरहाल ये तो वो बातें हैं सर कि ये तो ना खत्म होने वाले किस्से। अब उसमें एक और भी एक जो मुझे कंसर्न होता है, अच्छा यहाँ पे मैं अच्छा वो मैं टिकटॉक की बात कर रहा हूँ, जो टिकटॉकर्स जो हैं, हाँ पाकिस्तान के टिकटॉकर्स या दुनिया के वेस्टर्न वर्ल्ड के टिकटॉकर्स में फ़र्क ये है कि यहाँ पे अमेरिका में अगर वो उरियानी करते हैं ना तो लोग उसको इग्नोर करते हैं। वजह उसकी ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बीच में जाते हैं तो एक खातून ने अगर बिकिनी पहनी हुई है तो कोई नॉर्मल बड़ी है, बात नहीं है, राइट। अगर वो अपनी वो उस पर टिकटॉक बना रही है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनका माशरा ऐसा है और उनमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात समझी नहीं जाती। राइट, बिल्कुल। जिस चीज को जितना दबाएंगे वो उतनी उछलेगी। अब हमारे वहां पे क्या है कि वो जो क्योंकि सोशल मीडिया है तो वो क्या समझते हैं कि नहीं नहीं अगर हमें व्यूज देखने हैं तो हमें गंदी बातें करनी है, हमें कर रहे हैं लोग, गंदे इशारे करने हैं, हमें ऐसी कोई हरकत करनी है। जिस तरह के काफी सारे टिकटॉकर्स खवातीन जो हैं उनकी नाजेबा वीडियोस आई हुई, राइट, जस्ट बिकॉज के वो हमें ज्यादा व्यूअरशिप मिले। व्यूअरशिप अच्छी बातें करके भी आ सकती है। नहीं ये अकल का म्यार है ना सर कि आपके अंदर सेंस। देखिए पुराने जमाने में ये था कि लोग जो है कोई किसी ने टोटल 2 जमातें पढ़ी होती थी, किसी ने 4, लेकिन तहजीब की 100% उन्होंने क्लासें पढ़ी होती थी, प्रोटोकॉल की 100% पढ़ी होती थी कि किस तरह किसकी कितनी इज्जत है, कि भाई आया है, फैमिली आई है, गरीब आया है, अमीर आया, किस तरह प्रोटोकॉल कैसे देने हैं। तो वो अब ये हुआ कि तालीम तो हो गई, अच्छा लोगों के पास बेदरेक पैसा भी चला गया, अब मीडिया हाथ में आ गया, बांदरों के हाथ में माच। मुझे याद है टेलीविजन में हम लोगों को छोटा सा कोई जेस्चर भी अगर आपने गलत दे दिया, मुझे याद है एक ड्रामे में मैंने वो लफाफा बंद करना था खत वाला पता लिख के, तो मैंने ऐसे करके बंद कर दिया। तो इशरत अंसारी साहब हमारे प्रोड्यूसर तो कट, मैंने कहा ये क्या हुआ है, उसने कहा ये क्या किया है, मैंने कहा लिफाफा बंद किया। उसने कहा नहीं ऐसे नहीं करना, मैंने कहा सर सारे सोसाइटी तो ऐसे ही करती है। उसने कहा हमने नहीं दिखाना ना, हमने इसको पानी से बंद करना है, यानी तब वो लिफाफा बंद। तो ये इतनी ज्यादा एहतियात होती थी टेलीविजन में, क्योंकि पढ़े लिखे लोग कि लोगों को आप कौम पूरी को तरबियत दे रहे हैं। हूं तो जो खेड़ी जाओ बस जो मर्जी बकवास करते जाए सियासी और एक दूसरे को गालियां निकाले। बहरहाल सर ये लंबी कहानी है, बहुत लंबी होगी या ये कहानी जो है ये इसको शायद आपको किस्तों में आप करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बात शुरू करते हैं तो फिर ये बातें जो है ना ये निकलती चली जाती हैं और इनका कोई एंड नहीं होता। मुझे याद है कि कई बंदे, मैं फारूक साहब के घर जाता होता था, फारूक साहब के, मैं बाबर नियाज़ी, ख्वाजा, इम्तियाज काशिफ, सारे लोग हम जाते थे, तो वो रोजाना तकरीबन 2-3 घंटे की इस तरह की एक महफिल होती थी, तो जिसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। तो वो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो थी वो मुझे याद है कि कोई अगर आ जाए तो वो कहते थे कौन सी बातें हैं जो आपके 20-21 साल हो गए ये खत्म ही नहीं हो रही। हमने कहा नहीं ये बातें कभी, जिस तरह अखबार बंद नहीं होता ना, अखबार का नाम वही है, बीच में खबरें चेंज होती जाती हैं, तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग वाले हम सारे लोग हैं। हाँ जरूरी है ये, या क्योंकि तनकीद नहीं करनी कि खाली आमी फौज दा ये बड़ा गर्क करी जाओ या फलां का, जो भी है अपना अपना रोल सबको सही प्ले करना चाहिए। अगर फौज ठीक नहीं कर रही या पॉलिटिशियन ठीक नहीं कर रहे तो भाईजान असी तुसी भी ठीक नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी बहुत सारी बेईमानियां करते हैं। पहले आपने आपको राइट सही करे ना, तो ये है, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। तो ये राजा साहब हैं जनाब अली, इनसे फिर किसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी और किसी और मौजू के ऊपर हम बात करेंगे आके बड़ी डिटेल में इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। आप कौन सा प्रोग्राम देख रहे थे? नासिर इकबाल फ्रॉम डोर टू डोर, अंदर कुछ बाहर कुछ।